नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और उस कुंभ की, उस महाकुंभ की जरा चर्चा कर लेते हैं, जिस महाकुंभ में मौजूद शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर भड़क गए, जिस महाकुंभ के प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिस महाकुंभ की महिमा बखान करने के लिए गोदी मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया के बीच करोड़ों रुपए बांट दिए गए, उनके लिए 38 पन्नों का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन शंकराचार्य ने कहा है कि ये कुंभ बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले के गाल पर करारा तमाचा है। ये नारा किसने दिया? ये नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, यानी शंकराचार्य ने गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में सीधा कहा है कि योगी के गाल पर ये कुंभ करारा तमाचा है। ये सिर्फ एक पहलू है चर्चा का। दूसरा पहलू ये धार्मिक पहलू है जो शंकराचार्य कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर, संगम की रेती के धरातल पर अगर आप देखेंगे तो कुछ और सच्चाई है। वो सच्चाई वाकई बेनकाब करती है उस झूठ को, उस फरेब को, उस जर्मन तकनीकी पर बने हैंगर से चल रहे सरकार को बेनकाब करती है, जो सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट में यकीन रखती है, सिर्फ शक्तिशाली, पावरफुल, इंपैक्ट वाले लोगों का ख्याल रखती है। आम जन जिससे ये देश बना हुआ है, उनको कहीं पीछे छोड़ देती है, बहुत पीछे छोड़ देती है। भाव को चर्चा में जोड़िए, हम कुछ आज सबूत दिखाएंगे, तथ्य दिखाएंगे, बाइटें दिखाएंगे, सनातनियों की चर्चा करेंगे। पहले बता दे रहा हूं, मुसलमानों की बाइट नहीं आएगी, इस दिन निश्चिंत नहीं होगी आदित्यनाथ। सनातनियों की बाइट होगी, बयान सनातनियों के होंगे, हिंदुओं के होंगे, जो भाजपा को मतदान करने वाले हैं शायद उनके भी होंगे। अब मतदान किसको किसने किया है ये तो गोपनीय है, इसलिए हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन जो विशुद्ध सनातनी है, किसी के नाम के आगे शुक्ला लगा है, किसी के नाम के आगे कुछ लगा है, सब उन्हीं की बाइट। लेकिन सबसे पहले शंकराचार्य को सुनिए, शंकराचार्य ने क्यों कहा ये गाल पर तमाचा है योगी आदित्यनाथ के। सुनाइए कंट्रोल रूम। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जिसने भी दिया, ये कुंभ उसी के गाल पे तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं, यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और 40 करोड़ आप लोग बता रहे हो कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एकता है किसी में? 40 करोड़ इकट्ठा होकर किसी ने दिखाया है, किसी दूसरे धर्म वालों ने, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बटे नहीं है, हम बटे हैं। तो आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा नारा देकर के गलत व्याख्या कर रहे हैं। हमारे उन बच्चों के मन में जो अभी कच्चे हैं, आप ये बात बैठा रहे हो कि हमारा समाज बटा हुआ है, जबकि हमारा समाज बटा हुआ है ही नहीं है। ये देखिए हमारी एकता, 40 करोड़ इकट्ठा होकर के एक गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। कच्चे मन वाले बच्चों के मन में भी आप डर बैठा रहे हो। खैर, ये शंकराचार्य की बात थी, ये धर्म इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे बड़ा सच, जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं वक्त, जहां पर रात भर का, एक एक रात का टेंट का किराया 60,000 70,000, मीडिया रिपोर्ट से बता रही है, जो गुणगान कर रही है इस कुंभ के आयोजन की, वही बता रही है 60-70 हजार रुपए किराए वाले टेंट बने हैं। वहां पर आम आदमी जो पहुंच रहा है, जिनके लिए वाकई कुंभ है, कुंभ किसके लिए? उन्हीं गांव में बैठे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के लिए, जो कहता है चलो आखिर में बुढ़ापे में कुंभ नहा लेंगे, जिंदगी तर जाएगी। जब अपने उम्र के चौथे पड़ाव पे पहुंचता है, तब कहता है कुंभ नहा लें, चलो चारों धाम कर ले, कुंभ नहा ले। वो किस स्थिति में है जरा देख लीजिए। सब लोग, खासकर सनातनी और हिंदू, गौर से देखेंगे, सुनेंगे। सुनाइए कंट्रोल रूम। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं, उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय एक बार खरीद के है कुछ नहीं। हाँ? चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान ऐसे के ही नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी हैं। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था है। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मोर पानी क्यों तो व्यवस्था बा। होना व्यवस्था बा? हाँ बात है, पानी का आराम से। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक ले जा रहे हैं। खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, हम कुंभ में नहाए तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए रहने का। बस ये हालत तब है भाऊ जब ये मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान हुआ है। सबसे बड़ा जो शाही स्नान होता है वो होता है मौनी अमावस्या का। मकर संक्रांति के मुकाबले कई गुना ज्यादा भीड़ होती है। क्या हालात तब होंगे? जरा प्रयागराज के लोग, ऐसे लोग जो कुंभ में गए स्नान करने, जिन्होंने कई कुंभ देखे हैं, कई कुंभ देखे, उनकी भी बात सुन लीजिए। जब सुनाइए कंट्रोल रूम, तभी चर्चा शुरू करें। सुनाइए। किनारे कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत अव्यवस्था है। कैसी? कोई व्यवस्था ऐसी नहीं, इतनी भीड़ है कि आप कपड़े नहीं पहन सकते नहा के निकल के। वहाँ बहुत, हर बार बहुत व्यवस्था रहती थी वहाँ, जैसे स्पेस कुछ मिलता था, नहा के आए कपड़े पहनने, लेकिन इस बार आप कपड़े नहीं पहन सकते वहाँ। महिला पुलिस? कोई नहीं है, कोई महिला पुलिस नहीं है, ना कोई पुरुष पुलिस दिखा मुझे और ना कोई महिला पुलिस ही दिखी। खो जा रहे हैं और इतने लोग वहाँ घाट के किनारे खो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, इतना लोग परेशान है वहाँ किनारे। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है। प्लस हर बार एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की थी कि जो भी पोल लगे रहते थे, सब पे कुछ नंबर्स अलॉट रहते थे कि आदमी को एक पहचान के लिए कि आसानी से पहचान सके। लेकिन इस बार अगर आप जाएंगे संगम क्षेत्र में, आपको ऐसी कोई पहचान नहीं मिलेगी। अच्छा, बड़ी चीज कह रहे हैं कि किसी भी पोल पे नंबर नहीं है। कोई नंबर अगर नंबर रहता तो लोग एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसी वजह से अगर आप जाए वहाँ, देखिए कितना अनाउंसमेंट हो रहा है। लोग बड़े बड़े, छोटे बच्चे नहीं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो बहुत ही सालों से यहाँ आते जा रहे हैं, वो लोग खो जा रहे हैं। अच्छा, अव्यवस्था है, बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। अभी हम लोग इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है योगी सरकार। अभी हम लोग देखे वहाँ पर जो अभी साधु सन्यासी सब आ रहे थे नहाने के लिए, वो लोग नहाने आए तो पूरा एकदम पैक हो गया। तो उसमें लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैरिकेडिंग से, हम लोग को उधर जाने दीजिए, हम लोग की सांस फूल रही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। नागा साधु तक भाई आपने खाली करा दिया घाट, लेकिन जब वो वापसी आ रहे हैं तो इतनी पब्लिक है कि वो पूरा एकदम पैक हो गया, जिसे बॉटल नेक कहते हैं ना, वो बॉटल नेक हो गया एकदम वहाँ पर। तो ये तो पहला दिन है, पहला शाही स्नान। ये पहला शाही स्नान है, वो भी मकर संक्रांति का, जबकि इतनी भीड़ नहीं होती। जब मौनी अमावस्या आएगी तो मतलब ऊपर वाले की ही मर्जी है, या तो माँ गंगा मैया ही सबका कल्याण करे। प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भीड़ को देखते हुए कम लग रही है। वाह भाई, हम तो सोचे थे ये कुंभ योगी जी के भरोसे, ये तो माँ गंगा के ही और भगवान के ही भरोसे है। अगर योगी आदित्यनाथ सुनेंगे तो गुस्सा तो बहुत आएगा, क्योंकि महाराज जी को गुस्सा बहुत आता है, ये हमने सुना है, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा कभी अपना आईना सामने रख करके गुस्सा कर लेते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। आईना सामने रखते, खुद पे गुस्सा करते कि मैं कितना कितना अव्यवस्था फैलाने वाला व्यक्ति हूं। ऐसा मुख्यमंत्री कोई आया था कि नहीं आया था? आईना सामने रखिए योगी जी, देखिए अपने आप को, अपना चेहरा देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के और आप तक कोई आप जैसा मुख्यमंत्री आया था? वहां पर लोग कह रहे हैं कि पहले कुंभ में इससे अच्छी व्यवस्था होती थी। महिलाओं के वो कपड़ा बदलने की जगह नहीं है भाव, बताइए, खुले आसमान के नीचे हैं। अब और क्या बोले, हम तो शंकराचार्य को भी अब साइड कर दे रहे हैं सम्मान के साथ, मतलब साइड सम्मान के साथ, कि उनकी न चर्चा करें, हम इन्हीं की चर्चा कर ले। वो तो जो कह रहे हैं कुंभ का आयोजन, वो दूसरे संदर्भ में कर रहे हैं कि गाल पे तमाचा है, लेकिन मैं इस संदर्भ में देख रहा हूं कि गाल पे तमाचा है भाऊ। नहीं, योगी आदित्यनाथ को गुस्सा बहुत आएगा। ये अपना प्रोग्राम देख के भी गुस्सा आएगा, गुस्सा तुम पे और मुझ पे आएगा।
गुस्सा उन तमाम लोगों पे आएगा जो कहते हैं अव्यवस्था है। फिर उनको ये बोला जाएगा कि हिंदुओं के भेष में मुसलमान घुस गए, ये राष्ट्रद्रोही है, ये सनातन धर्म के खिलाफ कुप्रचार करने के लिए वहां आए हैं और ये गिने चुने चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि बाकी चैनलों को क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसकी एक आचार संहिता 37 पेज की ऑलरेडी सरकार ने दे दी कि आपको ये बोलना और ये कर। सवाल वो नहीं है। देखिए आशीष जी, क्या होता है, इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन, यदि आप 40 करोड़ लोग आने की बात करते हैं और यदि 40 करोड़ लोग आए हैं तो उस 40 करोड़ लोगों की कम से कम 40 करोड़ टेंट तो नहीं है आपके पास। आपने तो वीवीआईपी और 10,000 और 60,000 रुपए नाइट के टेंट कर दिए। ये तो इवेंट हो गया उद्योगपतियों के लिए। ये तो तिरुपति बालाजी का दर्शन हो गया कि जिसने ज्यादा पैसे दिए वो सामने से दर्शन करेगा, जो गरीब है वो पीछे से दर्शन करेगा। ये एक इवेंट है इनके लिए, जो आज हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे जा रहे हैं। आप जैसे भी नेट खोलेंगे तो आपको तुरंत 3 आते हैं कि कुंभ कुंभ कुंभ, कुंभ में आइए, कुंभ में आइए। कुंभ में न्योता नहीं दिया जाता था। वो बड़ा फेमस डायलॉग है ना, किसने पूछा कि भाई इतना लोगों को इनवाइट करने को कितना खर्चा आ गया, उनने कहा 2 पैसे। पंचांग खरीदता आदमी 2 पैसे में। उस जमाने में 2 पैसे की कीमत हुआ करती थी। आजकल 60,000 की कीमत नहीं है। कोई भी आके टेंट में रहता है 60,000 की, कितना पैसा हो गया। सवाल है कि जब आप लोगों को बुलाते हैं तो आप उसका व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कई ऐसे शहर है वर्ल्ड में आशीष, जहां पे जिन्होंने अपने यहाँ टूरिस्ट रिस्ट्रिक्ट किए हैं। दिन में इतने ही टूरिस्ट आ सकते, उससे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ सकते। सवाल टूरिस्ट का नहीं है, सवाल अकोमोडेशन का है, सवाल उस शहर की कैपेसिटी का है। नया जिला बनाने से, प्रयागराज और मेला क्षेत्र नया जिला बनाने से का काम नहीं होगा। आपको यदि पता है कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो यदि वो रात को रुकेंगे तो एक बड़ा टेंट ही टान देते, छत पे ही कुछ होता, नीचे दरिया ही डाल देते। लोग तो रेत पे पड़े हैं। 40 करोड़ में से कितने लोगों के लिए, यदि 40 करोड़ की बात करते हैं तो कितने लोगों के लिए व्यवस्था है इनके पास? 4 लाख लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है इनके पास। 40 करोड़ को न्योता देते हैं। आपने अपनी महिमा मंडन करते हैं कि आपने खुद के फोटो रोज विज्ञापन में चाहिए इनको। और उन्होंने सही कहा कि पुराने जमाने में जो उसने कहा ना, जो एक बाइट में कहता है कि पोल के नंबर हुआ करते थे। आदमी जाता है तो उसको पता है कि हम 18 नंबर से 20 नंबर, 20 नंबर से 21 नंबर और 21 नंबर से हम लेफ्ट मुड़ते हैं, दूसरा पोल नंबर लगता है। आदमी ऐसा ही तो रास्ता ढूंढेगा। एक दूसरे को बोलेगा कहीं भी खो गए तो आप 20 नंबर पे आ जाइए पोल पे, हम यहाँ बैठेंगे। अब कहाँ बोलेंगे? और सबसे दयनीय स्थिति जो मुझे तो सबसे शॉकिंग लगा कि महिलाओं को वहां चेंज करने के लिए जगह नहीं। इतने सर्दी में वो महिला गीले कपड़ों के साथ कितना किलोमीटर चलेगी, और एक महिला गीले कपड़े में कितनी असहाय होती है, पूरा शरीर पे, बदन पे कपड़ा चिपकाया होता है। ये शायद योगी जी समझ नहीं पाएंगे क्या स्थिति होती होगी। और पहले ऐसी व्यवस्था थी, क्योंकि वो लोग लगातार कई कुंभ में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम कई कुंभ आते हैं। आपने एक कॉरिडोर बना दिया नागा साधुओं के लिए, उसने कहा ना कि लोगों की सांसें रुक रही थी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बस कुछ अनहोनी नहीं, क्योंकि इतना करोड़ का क्राउड यदि हाथ से बाहर चला गया तो फिर भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। बहुत इतने सालों से प्लानिंग हो रही है, अर्ध कुंभ हो रहा है, बड़े बड़े ये आ रहे हैं, और सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रदर्शन। अरे करो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे क्या है? ये तो आपने लोगों को बस बुला के भगवान भरोसे छोड़ दिया है। शंकराचार्य ने क्या गलत कहा? शंकराचार्य ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा पॉलिटिकल नारा है, इसको धर्म से कोई जोड़ने लेने देने का नहीं है। ये डराते हैं, जबकि डरावनी कारतूतें इनकी अपनी है। जो दूर से उन महिलाओं का नीचे बैठ के जो बातें कर रही थी महिलाएं, कि अरे हमको क्यों पूछते हो, वीडियो देख करो, ऊपर तक पहुंचनी चाहिए बातें। एक जो
वहां पे सज्जन थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आज संक्रांति के स्नान में या मौनी अमावस्या में क्या होगा? ये जो डर है, ये कौन डरा रहा है उनको? ये उत्तर प्रदेश सरकार डरा रही, क्योंकि आप अव्यवस्था के जनक हो। जितना वीआईपी कल्चर पाल के रखा है आप लोगों ने, कुंभ ये सामान्य जन का आयोजन है। कुंभ में श्रद्धालु आते हैं, बुलाया नहीं जाता। और भगवान के मंदिर में सब एक सरीके होते हैं, कोई वीआईपी नहीं होता। नहीं, एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर दें। एक आपने सुना होगा बाइट में कि पन्नी वही जहां पे महिलाएं बैठी हैं खुले आसमान के नीचे, कह रही है पन्नी हम बिछा रहे हैं। रेत की जो की प्रकृति होती है, स्वभाव, नेचर, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी में ज्यादा गर्म और सर्दी में एकदम रात के वक्त बिल्कुल हो जाता है, फ्रीजर हो जाता है। उस रेत में, उस रेती में कई किलोमीटर में जो संगम क्षेत्र में, उसमें पन्नी बिछा करके बैठी हैं। और भाऊ ने कहा कि व्यवस्थाएं कहाँ है व्यवस्थाएं भाऊ, यही तो बताना है व्यवस्थाएं। 2,40,000 स्क्वायर फीट, 2,40,000 स्क्वायर फीट में 4 बड़े पांडाल बने हैं। बाकी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो लग्जरी वाले हैं वो 7 स्टार भी बने हैं। ये 4 पंडाल 2,40,000 स्क्वायर फीट में बने हैं। योगी आदित्यनाथ के पंडाल हैं। यहीं से कुंभ के दौरान सरकार चलेगी, यहीं से सरकार चल रही है, यहीं पर कैबिनेट मीटिंग होगी। और पूरे कुंभ एरिया में कहीं पर भी जो इंटरलॉकिंग होती है ना, कहीं पे भी इंटरलॉकिंग नहीं है। रेत है, सब रेत में ही चलते हैं लोग, कहीं इंटरलॉकिंग नहीं है। ये जो 2,40,000 स्क्वायर फीट एरिया 8 बीघा है पूरा का पूरा, इसमें इंटरलॉकिंग भी है, 4 पांडाल भी हैं, भव्य पांडाल। और ये जर्मन हैंगर तकनीकी से बने हैं, जो दुनिया में सबसे महंगी इस सब के लिए पांडाल और अस्थायी व्यवस्थाओं के लिए होती है, उस जर्मन हैंगर तकनीकी से बने हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते भाऊ की व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं। मैं अब मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, एक ही शब्द है, योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण यदि कोई डिसीजन होगा तो सरकार वहां से चलानी। ऐसे समय तो वीआईपी को मना किया जाता है। ऐसे समय पे वीआईपी को इसलिए मना किया जाता है कि वीआईपी आएगा तो अनरेस्ट हो जाएगा, वीआईपी ना आए। कई जगह होता है ऐसा, वो कहते हैं कि साहब आप आओगे तो पूरा पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस फोर्स लग जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, आयोजन में भगदड़ मच जाएगी। यही 4 लाख जो आप बोल रहे हैं कि जो 8 बीघा में किया है, यही जनता के लिए खोल देते। सरकार लखनऊ से चलाते। महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूं, इसलिए महाराष्ट्र में शिरडी है, महाराष्ट्र में पंढरपुर है, महाराष्ट्र में कई जगह है। उसमें से एक शेगांव करके जगह है, जहां राहुल गांधी भी पदयात्रा के दौरान दर्शन करने गए थे। वो संत गजानन महाराज की भूमि है। आशीष भाई, वहां वीआईपी कल्चर नहीं, सर्वसामान्य है। और उनके चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई 1 साल पहले, उस संस्थान के चेयरमैन मंदिर के अंदर दर्शन के लिए नहीं जाते, वो बाहर से ही शिखर दर्शन करके बाहर अपने कार्यालय में, दूर अपने कार्यालय में बैठ के देखते थे। जब उनका सम्मान हुआ तो शरद पवार ने उनके पैर छुए। शायद शरद पवार ने जीवन में पहली बार किसी के चरण छुए हो। और शरद पवार ने कहा, आपका त्याग। उसे लोग पूछते थे कि आप चेयरमैन है, आप अंदर क्यों नहीं जाते दर्शन करने? उन्होंने कहा, ना, गजानन बाबा ने मेरी एक ड्यूटी दी है, सबकी व्यवस्था करने की। मैं अंदर चला जाऊंगा तो व्यवस्था भंग हो जाएगी।
इसलिए मैं बाबा का आदेश पालन कर रहा हूं, मैं बाहर से ही सब व्यवस्था कर रहा हूं, मुझे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं, अलाउड ही नहीं। एक वो कल्चर है कि आज भी आप जाओगे वहां पे तो मेरा दावा है फर्श के ऊपर हाथ घुमाइए आप, आपके हाथ में डस्ट नहीं लगेगा। लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, मैं भी जाके आया, वेल डिसिप्लिन्ड, कोई वीआईपी नहीं, सबकी सुविधा। और ये यहाँ पे क्या है, 8,000 के टेंट, 12,000 के टेंट, 60,000 के टेंट कौन देगा भाई? अरे अंबानी जिस दिन आम आदमी बन के गंगा में स्नान करेगा उसी दिन गंगा मां का आशीर्वाद मिलेगा। वीआईपी दर्शन से और ज्यादा पैसे देके दर्शन से आदमी नहीं बनता। मैं महाकाल का भक्त हूं, उज्जैन, लेकिन कई बार ऐसा होता है आशीष भाई कि मैं उज्जैन जाता हूं, बहुत भीड़ हो तो बाहर से दर्शन करके, शिखर दर्शन करके बाबा को नमस्ते करके आ जाता। मेरा विश्वास है उसी में। क्योंकि आप जाओगे, 4 लोगों को बोलोगे, 4 लोग आपकी आवा भगत करेंगे, आपके अकेले के जाने से कम 200 लोगों की व्यवस्था भंग हो जाती है। हाँ, यह आदमी मार खाता है। मैं उज्जैन में मंगलनाथ जाता हूं, मैं इंतजार करता हूं मेरे नंबर का। जो लोग हमको देखते हैं तो कहते कि अरे अशोक जी आप आ जाइए, बोले नहीं भाई साहब मैं आप कर लीजिए पहले। अरे भगवान के दरबार में काहे का वीआईपी? कुंभ में कौन वीआईपी? अखाड़े का एक अपना वजूद होता है, शंकराचार्यों का अपना वजूद होता है, धर्म सांसद है, धार्मिक आयोजन है, उसमें मंत्रियों का क्या काम, सरकार का क्या काम वहां पे? यदि सरकार वहां बैठने के बाद भी इतनी अव्यवस्था है तो इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या उसी गंगा में समाधि लेनी चाहिए। हम वहां रह के भी लोगों की व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ फोटो छपा रहे हैं। ये कुंभ का सत्य है। मैं आज तक किसी कुंभ में नहीं गया आशीष भाई, आज तक नहीं गया। इसलिए नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं बहुत आस्तिक हूं, लेकिन कुंभ में जाने के बजाय कुंभ में होने वाली अव्यवस्था को उजागर करना यह मेरे लिए गंगा स्नान से बड़ा काम। क्योंकि यदि मेरा कर्तव्य यह है मैं पत्रकारिता करूं तो मेरी पत्रकारिता करना मेरा कर्तव्य है, ना कि पत्रकारिता छोड़ के गंगा में डुबकी मारना। मैं सवाल ही सवाल पूछेगा, गंगा मां मुझे पूछेगी कि अपना काम छोड़ के आ गए यहाँ पे। नहीं, यही सवाल मैं पूछने वाला था, यही सवाल जिस पर आप आ रहे थे यही पूछने वाला था। जो आपने कहा कि इनको या तो इस्तीफा दे दे या समाधि ले लें, समाधि ही जाते बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगता है ये समाधि यदि इन पूरे मंत्रियों की हम समाधि लेने की बात करें गंगा मां में, तो मुझे फिर गंगा मां की भी तो चिंता है। हम वैसे भी क्लीन गंगा का अभियान चला रहे हैं और गंदगी क्यों करेगा गंगा में? नहीं, आपने ये कहा मुझे याद आ गया। मैं ओशो को बीच बीच में हम लोग सुनते हैं, मैं मतलब अगर सनातन को ही माने, आध्यात्म को माने, तो आध्यात्म का एक बड़ा प्रणेता ओशो ने इसी बात पर कहा था कि कहते लोग पाप धुलने जाने के लिए अरे गंगा पर उस माँ गंगा पर तो रहम कर लो। और जब सरकारें वहां से, राजनीतिक दल और सरकारें अगर वहां पर डेरा डाल देंगी तब तो आम जनता पाप पीछे रह जाएगा, धुल ही नहीं पाएगा, सारा कोटा फुल हो जाएगा एक कुंभ का, अगर नेता वहां पर डेरा डाल दिए। सवाल यह है कि मुझे लगता है कुंभ की अव्यवस्थाओं पर, कुंभ के इस स्याह तस्वीर को लेकर के ये पहला प्रोग्राम मुझे लगता है कोई भी अक्रॉस सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल सबको लेकर के शायद ये पहला दुस्साहसपूर्ण कदम ये उठाया जा रहा है जो हम मिड डे मुद्दा कर रहे हैं। आखिर इस देश में क्या मतलब, ये देश की आत्मा जो है स्वाभिमान जगाते, स्वाभिमान खत्म हो गया क्या? सबके गले में पट्टा बंध गया है। सब चंद रुपए, चंद सिक्के के लिए, विज्ञापन के लिए, पैसे के लिए, अफसर के, डायरेक्टर के लिए, डीआई के करीबी बनने के लिए, सबके सब कहीं भी
पूरा दिन रात मीडिया, इस समय आप मीडिया खंगाल लेंगे, प्रिंट से लेकर के, पोर्टल से लेकर के और टीवी तक 60% कवरेज है, 60% कुंभ की, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज है, सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज। क्या जगमगा रहा है, ड्रोन से ऐसा नजारा है, ये ड्रोन से क्यों ले रहे हो तुम, जमीन का नजारा लो ना। वो महिला क्या बोली, कह रहे हमसे मत पूछो, तुम कैमरा दिखा दो पूरे चारों तरफ। मैंने क्या कहा आशीष, जब आप कुंभ में लेके जाया जाएगा पत्रकारों को, तो उनको तो बाकायदा दिया जाएगा ना कि आपको ये दिखाना है, आपको ये दिखाना है कुंभ में। तो कुंभ ये आयोजन 12 साल में एक बार आता है। कई अधिकारी नेता इंतजार करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा भी। मैं तो उज्जैन के से लेके हरिद्वार से लेके कितनी स्टोरीज आई है बाद में भ्रष्टाचार की। तो ये एक अवसर है पैसे कमाने का, ये अवसर है नेताओं को अपना फोटो दिखवाने का, ये अवसर है अपनी वाई करवाने का, ये अवसर है इवेंट वालों का, ये अवसर है मल्टीनेशनल लोगों का, कंपनियों का जो वहां स्टॉल लगाएं, ये अवसर है उन टेंट वालों का। गुजरात का ही है वो, इतने बड़ा टेंट उसकी सिवा कोई नहीं लगा सकती, इतने टेंट। उसका एक अवसर है भाई, उसका साल में 12 साल में एक बार उसको चांस आता है। तो ये अवसर है सब लोगों का। लेकिन सनातन में विश्वास रखने वाले, एक सामान्य किसान हो, गरीब हो, गांव का ग्रामीण हो, उसके लिए कुंभ 12 साल बाद, 12 साल के बाद एक आने वाला, उस गरीब के लिए मां गंगा के दर्शन और स्नान करके एक अनुभूति पाने का समय। लेकिन उसको नहीं पता कि वो कुंभ में नहीं आ रहा है, वो एक सर्कस में आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि एक म्यूजिक कंसर्ट में जा रहा है वो। उसको नहीं पता कि ये जैसे कॉलेज में फेस्ट लगते हैं, मेले लगते हैं, वैसे मेले में जा रहा है। ये आधुनिक कॉर्पोरेट सेक्टर का जमाना है, एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कुंभ मेला है। कुंभ पे गाने बनाओ, कुंभ पे ये करो, कुंभ पे वो करो, और खूब हवाबाजी करो। इतनी ट्रेनें आएगी, इतने लोग आएंगे, इतने क्या करेंगे, बेसिक सुविधा क्या है। और ऐसे आयोजनों से वीआईपीओ को दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके जाने से वहां कानून व्यवस्था भी बिगड़ती। लेकिन हमारे वीआईपी तो वहां अपना चेहरा चमकाने जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इन लोगों का क्या, जो लोग बाइक देख रहे थे, कुल मिलाकर ये आयोजन अब धर्म के हाथ से निकलकर नेताओं के हाथ में आ गया है। और जब नेताओं के हाथ में धार्मिक आयोजन आ जाते हैं, और मैं योगी आदित्यनाथ को धार्मिक इंसान मानता ही नहीं, वो शुद्ध रूप से नेता है। यदि उनमें यदि धर्म, आस्था और सनातन इन सब शब्दों के प्रयोग को भले ही करे, और फिर यदि वो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है, वो तो राम को मानते ही नहीं, फिर अपने पीठ से ही बंधे रहे। वो गोरखनाथ जब गोरखपुर जाते हैं, पीठ पे बैठते हैं तो अलग योगी आदित्यनाथ होते हैं, लखनऊ में सिंहासन पे बैठते हैं तो अलग योगी आदित्यनाथ होते हैं। ये कुंभ इसको भी आज मैंने पहली बार एक योगी को सियासत पे बैठकर राजा बनते हुए देखा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नाम श्रीमंत योगी था। वो इसलिए कि वो सिंहासन पे बैठने के बाद योगी हो गए। उल्टा है पूरा मामला, वो तमाम भौतिक चीजों से अलग हो गए, क्योंकि उनके सामने पूरा महाराष्ट्र था। तो ये फर्क है।
एक राजा सियासत पे बैठने के बाद योगी होता है और एक योगी सियासत पे बैठने के बाद राजा होता है। ये फर्क है उस समय के और आज के समय में। यही तो फर्क कुंभ में भी नजर आता है। इवेंट कुंभ में अब सनातन धार्मिक कोई चीज नहीं रही। आखाड़े आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, वो अपना अनुष्ठान करते हैं, वो उनके लिए एक सनातन है, वो उनकी परंपरा से चलते हैं, उनमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करने देती। ये बात भी देखी होगी आप। लेकिन आम आदमी, सामान्य जनता, उसके लिए कुंभ के मायने बदल गए। बदल गए। अभी तो सरकार, अभी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं, पॉलिटिकल मुट्ठी में आया है। कभी हो सकता है आगे अगले कुंभ तक ऐसा भी हो कि कॉर्पोरेट में आ जाए। कुंभ का आयोजन बाहर ही लिखा हो, स्पॉन्सर्ड बाय अडानी ग्रुप, इस कुंभ के आयोजक हैं अडानी, गौतम अडानी। ये भी हो सकता है नहीं, क्योंकि अगर यही रफ्तार रही, ऐसे ही रफ्तार रही तो अडानी कुंभ कहा जाएगा। अडानी कुंभ। तो आप अडानी के कुंभ में गए थे क्या? नहीं, हम तो अंबानी वाले में गए थे, उज्जैन वाले। अच्छा। और नासिक किसको गया? और नासिक साहब वो रुइया को गया या बजाज को गया या फिर कई उद्योगपति। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है एक अंबानी के हिस्से में रहे, 3 अडानी के हिस्से में रहे, जरूरी नहीं कि अलग अलग ही सब है। तो ये कुंभ जो है आस्था का कुंभ, एक सियासत का कुंभ हो गया। अभी विश्व हिंदू परिषद का आयोजन होने जा रहा है 4 दिवसीय। इसी कुंभ में हो सकता है मोदी के उत्तराधिकार पर भी चर्चा हो। ये कुंभ पॉलिटिकल कुंभ हो चुका है। इस कुंभ में आम जन के सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। माँ गंगा साक्षी हैं, देख रही हैं। अब देखते हैं कि माँ गंगा कब तक साक्षी बन करके इसे देखती रहती हैं और इस पाप का बोझ अपने सर पर उठाती हैं माँ गंगा। ये कुंभ वाकई सिर्फ शंकराचार्य के शब्दों में नहीं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनके शब्दों में भी ये करारा तमाचा ही है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, योगी आदित्यनाथ के और नारी की वजह से योगी को, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर है। आज की तारीख में पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर है, जो 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है लोगों को। प्रयागराज का कुंभ यदि योगी आदित्यनाथ के सर पे आता है तो फिर उज्जैन का कुंभ जो होगा वो यादव जी के नाम पे आ जाएगा। नासिक का कुंभ जो होगा वो फडणवीस के नाम पे आ जाएगा। ये कोई एक आदमी नहीं, ये सिस्टम है। सही कहा, एक सिस्टम है ये, जिसने हाईजैक किया। और बहुत मतलब ये सुन करके कपड़े, मैं एक रिपीट खाली कर दूं 10 सेकंड, कपड़े बदलने की, महिलाओं कपड़े बदलने की, आप 40 करोड़ गिन रहे हो, वहां पर महिलाएं, तो इस सब में आस्था का जहां विषय होता है वहां महिलाएं ज्यादा होती है। कपड़े बदलने की जगह नहीं है, बताओ। ऊपर कोई तिरपाल तंबू नहीं है, कुछ नहीं है, खुले आसमान में 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में संगम के तट पर महिलाएं पड़ी हुई हैं पन्नी बिछा बिछा करके, और आप डंका बजा रहे हो पूरी दुनिया में, विदेशी मीडिया में कवरेज करवा रहे हो। इसी कुंभ में मैं चलते चलते बताऊं, इस कुंभ में पिछला कुंभ हुआ तो मेरी भी मां गई, और उस समय हमने पूछा, हम तो मना भी कर रहे थे उस भीड़ भाड़ में, कहाँ जाओगे? नहीं भैया हम चले जाएं। कुंभ में नहाने के बाद कहा कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, और बाकी साथ में महिलाएं थी, सब लोग अपना, जो बुजुर्ग अपना, पूरी कंपनी थी, अपना चले गए। 2-3 किलोमीटर चलना पड़ा। इस बार 15 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ रहा है। ये बढ़ता हुआ भारत और तरक्की करता हुआ सिस्टम है। खैर इजाजत दीजिए, कल दोपहर में फिर मिलेंगे, कोई मुद्दा जो आपसे, हमसे, इस देश से, संविधान से जुड़ा हो। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।